नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। घायल शख्स की मदद के लिए राहुल ने रुकवाया काफिला, फिर संसद के लिए हुए रवाना। दिल्ली में क्यों तेजी से बढ़ रहा है डेंगू मलेरिया के मामले, एक्सपर्ट ने बताई सबसे बड़ी वजह। अगर सब कुछ फेल हो जाए तो विक्रम लैंडर की चांद पर कैसे होगी लैंडिंग, इसरो ने दिया जवाब। यूपी विधानसभा में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे विधायक, इन चीजों पर भी लगेगी पाबंदी। ज्ञानवापी सबूत, सर्वे में पश्चिम दीवार गुंबद और तहखाने पर क्यों है एएसआई का फोकस। अब बड़े पर्दे पर दिखेगी सीमा सचिन की लव स्टोरी, इस नाम से रजिस्टर करवाया फिल्म का टाइटल। टमाटर को चोरों से बचाने के लिए किसान ने किया जबरदस्त इंतजाम, तरीका हो गया वायरल। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सांसद के लिए रवाना हो रहे थे तो रास्ते में एक घायल शख्स को देखा। उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और उस शख्स की मदद की। मणिपुर हिंसा मामले में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस चर्चा में पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले जब वो 10 जनपद से संसद के लिए रवाना हो रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक्सीडेंट में घायल एक शख्स को देखा और उसकी मदद के लिए अपनी कार को रुकवाया। खुद घायल शख्स को उठाने के लिए पहुंचे। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल एक स्कूटी सवार एक शख्स बीच रास्ते में गिर गया था। राहुल गांधी ने जब घायल शख्स को देखा तो सिक्योरिटी गार्ड से काफिले को रुकवाया और घायल का हालचाल पूछा। कुछ आवश्यक निर्देश के बाद वो अपनी कार की तरफ लौटे और फिर सांसद भवन के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है। भारत को ऐसे ही नेता, सहानुभूतिशील व्यक्ति की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी हैं, पूरे दिन कांग्रेसियों पर नजर रखे वे स्क्रिप्टेड वीडियो को पोस्ट करके छतों पर चिल्ला रहे होंगे। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि भले ही कोई बड़ी कुर्सी पर काबिज हो, उसे राहुल गांधी की तरह ही संवेदनशील होना चाहिए। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 5 अगस्त तक डेंगू के कुल मामले 348, मलेरिया के 85 और चिकनगुनिया के 15 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच एक्सपर्ट ने डेंगू और मलेरिया के मामलों के लगातार बढ़ोतरी की वजह बताई है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली नगर निगम की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में डेंगू के 105 और मलेरिया के 13 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मरीज चिकनगुनिया से पीड़ित पाया गया है। इस साल 5 अगस्त तक दिल्ली में डेंगू के कुल मामले 308, मलेरिया की 85 और चिकनगुनिया के 15 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच एक्सपर्ट ने डेंगू और मलेरिया के मामले में लगातार बढ़ोतरी की वजह बताई है। दिल्ली में तेजी से डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह मौसम है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डॉक्टर हर्ष भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्र राजधानी दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि मौसम है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने लोगों से डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए निवारक उपाय करने के लिए आगाह किया। डॉक्टर ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों के मामले बढ़ने का मुख्य कारण मौसम ही है। बारिश का मौसम है और इस मौसम में पानी जमा हो जाता है, जो मच्छरों के लिए आसान प्रजनन स्थल बन जाता है। इस वजह से दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही डॉक्टर हर्ष भारद्वाज ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के उपाय भी बताए। सावधानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अस्वच्छ जगहों पर खाना खाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी तरह के बर्तन, डिब्बे या फिर आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। डॉक्टर ने बचाव के लिए समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव करने की भी सलाह दी है।
डॉक्टर ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर इस मौसम में बुखार के मामले बढ़ जाते हैं। मरीजों के बुखार की वजह टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जीटीबी अस्पताल में एक कार्यमक बुखार क्लिनिक है। मरीजों के इलाज के लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है। चंद्रयान-3 मिशन कामयाबी के साथ अब तक के सभी चरणों को पूरा कर चुका है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि अगर कोई खराबी आ भी गई, उस दिशा में भी हम विक्रम लैंडर को कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतारने में कामयाब होंगे। चंद्रयान-3 की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और यदि सब कुछ सही रहा तो 23 अगस्त को विक्रम लैंडर दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने खुद दिया है। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि अगर सेंसर में भी खराब आई या 2 इंजनों में खराबी आई, उस केस में भी विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, बशर्ते कि पॉपुलेशन में खराबी ना आए। विक्रम लैंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सॉफ्ट लैंडिंग में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। एस सोमनाथ चंद्रयान-3 भारत प्राइड स्पेस मिशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी के चांस बेहद ही कम हैं। अगर पॉपुलेशन सिस्टम में खराबी ना आए तो सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस समय चंद्रयान-3 170 से 4313 इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। 9 अगस्त और 17 अगस्त को एक और मैन्योर के जरिए चंद्रयान को 100 किमी की गोलाकार कक्षा में डाल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक चंद्रयान-3 का सफर उत्साह बनाने वाला है। जब चंद्रयान-3 चांद से करीब 100 किमी की दूरी पर रह जाएगा, वो पल बेहद महत्वपूर्ण है। इसरो चीफ ने कहा कि चांद से 100 किमी की दूरी पर किसी तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम लैंड के पोजीशनिंग का अनुमान कितना सही तरीके से करते हैं। ये अनुमान भी बेहद अहम है। इसे हम ऑर्बिट डिटर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। यदि ये सही तरीके से होता है तो आगे की प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इस दफा हम चंद्रयान-3 को कामयाबी के साथ चांद की सतह पर उतरने में कामयाब होंगे। ऑर्बिट में बदलाव तय प्रक्रिया के तहत कामयाबी से हो रही है। किसी तरह का विचलन नहीं है। अभी तक प्रदर्शन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंत भी अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नए नियमों के तहत विधायक ना तो मोबाइल फोन ले जा सकेंगे और ना ही झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और कई मुद्दों पर सदन में लगातार हंगामा हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर नया नियम सामने आया है, जिसके तहत विधायकों द्वारा सदन के अंदर मोबाइल फोन समेत कुछ चीजों को ले जाने पर रोक लगाई गई है। नियमवाली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। नियमवाली पर आज यानी 9 अगस्त सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नए नियमों के तहत विधायक मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे। इसके साथ ही विधायक अपने साथ विधानसभा में न झंडे, प्रतीक या कोई वस्तु प्रदर्शित कर पाएंगे। नए नियमों के अनुसार सदस्य सभा में झंडे, प्रतीक या कोई प्रदर्श वस्तु प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। सदस्य को नए नियमों के अनुसार सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज को फाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमवाली के नए नियम मिलने जा रहे हैं, जो न केवल सदस्यों के आचरण के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू करेंगे, बल्कि सदन के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाजन ने बताया कि नियमवाली को सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया और बुधवार को इस पर चर्चा होगी। नियम एक बार पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमवाली 2023 उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमवाली 1958 का स्थान लेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार यानी 7 अगस्त से शुरू हो गया और 11 अगस्त तक चलेगा। अब तक विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा और आगे भी हंगामा होने की आशंका है। ज्ञानवापी सर्वे का आज 9 अगस्त यानी छठा दिन है और अब तक किए गए सर्वे में एएसआई का फोकस पश्चिमी दीवार, गुबंद और तहखाने पर रहा है। माना जा रहा है कि सर्वे में आज से ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मंगलवार को 5वें दिन भी सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे चल रहा है और आज भी टीम अपने तय समय से सर्वे शुरू कर देगी।
बता दें कि कोर्ट ने सर्वे के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। सर्वे के 5वें दिन एएसआई की टीम ने गुंबद पर चढ़कर सर्वे किया। एएसआई टीम ने व्यास तहखाने का सर्वे किया। श्रृंगार गौरी मंदिर के पास ऊपर सतह पर भी सर्वे हुआ। एएसआई की टीम ने सर्वे के दौरान अत्याधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया। ज्ञानवापी में अब तक किए गए सर्वे में एएसआई का फोकस पश्चिम दीवार, गुंबद और तहखाने पर रहा। माना जा रहा है कि सर्वे में आज से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। इस बीच हिंदू पक्ष के आरोपी सिंह ने बड़ा खुलासा किया है और ज्ञानवापी के भीतर क्या है इसकी आंखों देखी बात बताई है। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में पश्चिमी दीवार पर बने निशान, रंगाई पुताई से इस्तेमाल सामग्री, ईंट पत्थर के टुकड़े के नमूने बतौर साक्ष्य जुटाए गए हैं। मिट्टी के नमूने भी लिए गए हैं। हिंदू पक्ष की ओर से फोटोग्राफर के तौर पर पिछले सर्वे में शामिल हुए आरोपी सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने काफी कुछ अपनी आंखों से ज्ञानवापी परिसर के अंदर 125 फीट चौड़ा और 160 फीट लंबा क्षेत्र देखा है, जहां 8 मंडप थे। उन्होंने दावा किया है कि गुंबद के ठीक नीचे गर्भगृह है। ज्ञानवापी परिसर में 5वें दिन भी शाम 5 बजे तक सर्वेक्षण का काम चला। एएसआई की टीम ने मंगलवार को अपने सर्वेक्षण में ज्ञानवापी परिसर में मापन, मैपिंग और फोटोग्राफी का कार्य किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीम ने 3 हिस्सों में बांटकर परिसर के उत्तरी दीवार, गुंबद और तहखानों का सर्वेक्षण किया। उन्होंने कहा कि टीम परिसर का गहनता से मापन, मैपिंग और फोटोग्राफी का काम कर रही है। सर्वेक्षण के दौरान टीम के साथ मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद हैं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार परिसर के अंदर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि पुरातात्विक सर्वेक्षण की टीम अपने हिसाब से साक्ष्य को इकट्ठा कर रही है और आज परिसर में गुंबद एवं मंडप के अलावा तहखानों में सर्वे का काम किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछले शुक्रवार से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वे का काम कर रही है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष के लोग सर्वेक्षण का बहिष्कार करते हुए सर्वे में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि सर्वेक्षण के दूसरे दिन शनिवार से मुस्लिम पक्ष सर्वे में शामिल हो रहा है। अपने प्रेमी सचिन मीणा से मिलने के लिए भारत पहुंची सीमा हैदर की लव स्टोरी अब बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है। उन पर बनने वाली फिल्म की मुंबई में टाइटल भी बुक करवा लिया गया है। पाकिस्तान से भागकर 4 बच्चों के साथ प्रेमी सचिन मीणा से मिलने भारत पहुंची सीमा हैदर का अब तक ना तो पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो पाया है और ना ही उसके कागजात वेरीफाई होकर पाकिस्तान से वापस आए हैं। इसके बावजूद सीमा हैदर और सचिन सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले जिस प्रोड्यूसर ने सीमा हैदर और सचिन को ए ट्रेलर मर्डर स्टोरी में काम करने का ऑफर दिया था, अब वही प्रोड्यूसर अमित जानी इनकी प्रेम कहानी पर एक फिल्म बनाने जा रही है। इस फिल्म का नाम रखा गया है कराची टू नोएडा। जानकारी के मुताबिक अमित जानी ने कराची टू नोएडा की फिल्म के लिए टाइटल भी रजिस्टर करा लिया है। ए ट्रेलर मर्डर स्टोरी बनाने वाले प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा और अंजू की लाइफ स्टोरी पर फिल्म बनाने का काम शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सीमा हैदर पर फिल्म कराची टू नोएडा का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा। अमित जानी ने बताया कि अंजू के जीवन पर बनने वाली फिल्म के लिए एक अन्य टाइटल मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है को भी बुक करवाया गया है। इसके अलावा पालघर के संतों की हत्या पर भी मॉब लिंचिंग के नाम से वेब सीरीज टाइटल को बुक किया गया है। उन्होंने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि सीमा और सचिन की कहानी जब रूप हले पर्दे पर आएगी तो लोग उसे बड़े चाव से देखेंगे। इसलिए पहले सीमा को फिल्म में काम कराने का ऑफर दिया गया और अब उसकी रियल लाइफ को रियल लाइफ में बदलने का काम भी जल्द शुरू होगा। टमाटर की भारी मांग और आसमान छूती कीमतों ने महाराष्ट्र के एक किसान को रसोई के इस मुख्य पौधे पर नजर रखने के लिए अपने खेत में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया है। टमाटर देश में 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच बिक रहा है। टमाटर की भारी मांग और आसमान छूती कीमतों ने महाराष्ट्र के एक किसान को रसोई के इस मुख्य पौधे पर नजर रखने के लिए अपने खेत में एक सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए प्रेरित किया है।
टमाटर देश में 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच रहा है। किसान ने बताया कि उसने औरंगाबाद के लगभग 20 किलोमीटर दूरी शाहपुर बाजार में टमाटर चोरों के धावा बोलने के बाद अपने खेत के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली अपनाने का फैसला किया। शरद रावटे ने बताया कि आज सबसे अधिक महंगे वाली सब्जी की चोरी को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि 22 से 25 किलो टमाटर की एक कैरेट अब 3000 रुपए की बिक रही है। रावटे ने बताया कि उनका खेत 5 एकड़ भूभाग में फैला हुआ है और उन्होंने 1.5 एकड़ में टमाटर उगाए हैं, जिसमें उन्हें आसानी से 6-7 लाख रुपए मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, लगभग 10 दिन पहले गंगापुर तालुका में मेरे खेत से 20 से 25 किलो टमाटर चोरी किए गए थे। बची हुई फसल जो अभी पकने वाली है, उसकी सुरक्षा के लिए मैंने 22,000 रुपए का एक सीसीटीवी कैमरा लगाया। किसान ने बताया कि कैमरा सौर ऊर्जा से चलता है, इसलिए उन्हें इसकी बिजली आपूर्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपने फोन पर ही कभी भी दृश्य देख सकते हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।